कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा, क्या जवाब देंगे? देखिए, कभी भी कोई भी सरकार बजट जो बनाती है वो विपक्ष के लिए नहीं बनाती है, जनता के लिए बनाती है। और जनता देख रही है कि विगत 9 बार से ये बजट पेश किया जा रहा है योगी सरकार में। और निरंतर दिन दुगुनी चार चौगुनी जो है, बिना बिना कोई टैक्स बढ़ाए हुए, बिना कोई जनता के ऊपर दबाव डाले हुए बजट में बढ़ोतरी हो रही है। और आज हम उसके करीब हैं। इसका ये, और हम देखिए, बजट जो है वो स्केलेटन है किसी भी विकास का, किसी भी राज्य के विकास का, देश के विकास का स्केलेटन होता है उसका बजट। और वो बजट की ओर उत्तर प्रदेश जिस तरह से एक बीमारू राज्य से अलग हट करके आज तीसरे नंबर की इकोनॉमी इंडिया में आ गया, राज्यों की इकोनॉमी में आ गया है, हम समझते हैं कि अपने आप में ये गाथा सुनाने के लिए सफिशियंट है। और कोई प्रलोभन देने के लिए बजट नहीं है। बजट है सामूहिक, हर व्यवस्था, हर सेगमेंट के लोगों के अंदर विकास हो, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, महिलाओं को एक अच्छा स्थान मिले, खेल प्रेमियों के लिए अच्छा सा जगह हो, किसानों के लिए हो, बीमार पड़े चीनी मिल को फिर से जगाने के लिए हो। तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए और उस स्थिति से, और एक नहीं, एक देखिए, एक उत्तर प्रदेश है और एक लाइन आज आप जोड़िएगा, युवा उत्तर प्रदेश। हम बजट में युवा उत्तर प्रदेश को, महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश को बहुत ही मतलब तरीके से उस बजट में जोड़ा गया है जो इसका विकास हो और हमारा उत्तर प्रदेश युवा उत्तर प्रदेश कहलाए। हमारा उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश कहलाए, जो धार्मिक पर्यटन के नाम पर करोड़ों करोड़ धार्मिक पर्यटकों ने इस जगह का, उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मंदिर मंदिर वगैरह में जाके पूजा अर्चन किए हैं। तो हमें लगता है कि सामूहिक विकास, सार्वजनिक विकास, समस्त विकास का ये रूप स्वरूप है बजट। 9,12,000 करोड़ में महिलाओं ने अपने लिए क्या पाया? देखिए, कहने की बात है, आधी आबादी के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी होनी बाकी है। बजट है, देखिए पहले से मैं बात करूंगी योगी सरकार की। अगर हम बात करें तो जब से योगी सरकार आई है, महिला सशक्तिकरण पे काम तो हुआ है, लेकिन महिला सुरक्षा पे इससे ज़्यादा बड़ा काम हुआ है। क्योंकि पहले ये बड़ी समस्या होती थी उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं अभी है। भी हॉस्टल पुलिसिंग पर फोकस रहने वाला है। यस, होना भी चाहिए, बल्कि ये होना कम हुआ हमारे हिसाब से। ये पहले, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ, देर आए दुरुस्त आए। और मैं योगी जी के इस कार्य की सराहना करती हूँ। आज के टाइम में महिला सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका निपटारा हुआ। सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारे यहाँ जो जिस तरह से रियल एस्टेट का मार्केट में बूम आया है, वो इतने अच्छे तरीके से योगी जी ने संभाला। पहले लोगों के पैसे डूब जाते थे, सरकार का नियंत्रण नहीं था इसके पीसीजी से, लेकिन आज के टाइम में जो लोगों का, आम इन्वेस्टर से उसका पैसा सेफ है, चाहे वो रेरा लेकर आए, कुछ भी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में योगी सरकार को क्रेडिट मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं चाहती हूँ योगी जी से कि किसानों के उस वाले मुआवजे को जिस तरह से बढ़ा दिया जाए, जिस तरह से ऑक्शन आप मुआवजा दे रहे 6-7 हज़ार रुपये मीटर का और मिक्रे 3 लाख रुपए मीटर का ऑक्शन कर रही है अथॉरिटी, तो अथॉरिटीज पे भी एक नियंत्रण होना चाहिए। अगर सरकार कमा रही है तो किसानों को भी उस तरह से इनका देना हो, किसानों को भी और आम जनता को भी हो। उनके हाथ से रियल एस्टेट छूट गया है, आम जनता के हाथ से रियल एस्टेट निकल गया। आज के टाइम में एक छोटा सा घर बनाना आम जन के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, जो बहुत महंगाई के कारण है। तो मैं योगी जी से ये भी बोलूँगी कि रियल एस्टेट पे उनको अभी और काम करना बाकी चाहिए। इंडस्ट्री बहुत डेवलप करी है, बहुत फॉरेन इन्वेस्टर सबमिट हुए हैं, वो बहुत अच्छा कदम है यूपी के लिए। खासकर योगी जी ने जो हमारा उत्तराखंड अलग होने के बाद जो धार्मिक पर्यटन जिस तरह से यूपी में बढ़ाया, वो बहुत सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हम देख रहे हैं और मैं अपेक्षा रखती हूँ कि ये चीज़ें आगने वाले समय में और बेहतर होंगी। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे देखती हूँ, एज ए गृहिणी होने के, महिला होने के नाते, बच्चों की शिक्षा पे बच्चों का जो स्कूली शिक्षा है, प्राइवेटाइजेशन है, वो अभी भी बहुत महंगा है। और चूंकि जिस तरह से आय और इनकम नहीं है, शिक्षा में भी मैं समझती हूँ हम इस पर अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई बहुत अच्छा राहत नहीं आई शिक्षा में, पैसे अभी भी वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जोर होना चाहिए। पर Yes. जल्दी मैं और चली जाती हूँ। बच्चियों के लिए स्कूटी, स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट लो, हॉस्टल लो, शादी के लिए लाख रुपया लो, मिल गया हर आदमी को कुछ ना कुछ यूपी के बजट चुनावी में। वर्ष का बजट है तो इसकी तो संभावना पहले से थी। दूसरा, ठीक है, लोक लुभावन बजट में ही सही कुछ सरकारें काम कर रही हैं तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। ठीक बात है कि 14 नए मेडिकल कॉलेज की बात की है, 1023 करोड़ का प्रावधान किया है। बात मेडिकल की क्षेत्र में क्यों किया? बात की है, लेकिन आप वो एजुकेशन का फंड देख लीजिए कितना बड़ा है। बात तो लगातार हो रही है, बात तो कई बार हो रही कह रहे हैं है। खाली एलोकेशन हो रहा है, काम नहीं। एलोकेशन हो रहा है, और नहीं, एलोकेशन में भी कमी है। एजुकेशन का बजट बढ़ना चाहिए थी जी, बिल्कुल। हायर एजुकेशन के लिए कुछ बस घोषणाएं हो रही हैं और ये लगातार हो रही हैं। और
चुनावी वर्ष है तो घोषणाएं तो ज्यादा होनी ही थी। एक अच्छा काम किया है, उसको भी मैं कहूंगा कि विधवा और वृद्ध पेंशन को बढ़ाया है। और दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए निश्चित तौर पर इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आज ऐसा भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना है, तो उसमें योगी सरकार को क्रेडिट जाता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर बढ़ाया है उन्होंने, और वो बढ़ रहा है और वो ग्राउंड पे दिखलाई पड़ रहा है। अच्छा, बता रही है सरकार की साहब हमने 3,000 करोड़ से ज्यादा का गन्ने का भुगतान कर दिया किसानों के लिए, अभी हम डीबीटी के जरिए जो बेनिफिट दे रहे हैं ये सब गिना रहे हैं। आपकी नजर में कैसा है बजट? देखिए, मुझे लगता है कि बजट अच्छा है, वो ठीक है, आलोचना हर चीज की जा सकती है, लेकिन बात करेंगे कैपेक्स की, वो बोली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो कैपेक्स पे सरकार खर्चा बढ़ा दी जा रही, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार कैपेक्स बढ़ा रही है अपना। और उसके देखिए यूपी है क्या, यूपी है ग्रोथ इंजन, यूपी को बनना है ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। ये जब तक यूपी आगे नहीं जाएगा तो इंडिया भी आगे नहीं जाएगा। ये $1 ट्रिलियन की जो बात है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है हमको, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश है, नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, देखिए यूपी इस वक्त पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, तो और यूपी की जितनी आबादी है उस हिसाब से यूपी को ग्रोथ इंजन बनना ही होगा। अगर जो यूपी को आप इंडिया से बाहर कर दें एक तरीके से कि यूपी विकसित नहीं होता है, तो इंडिया को विकसित होने का सपना रह जाएगा। तो यूपी के लिए जो कैपेक्स बढ़ा है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने बोला किसानों के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो निवेश आता है। निवेश कैसे आएगा? अच्छी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर जो आपकी कानून व्यवस्था अच्छी की है योगी सरकार ने, उसमें कोई दो राय नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है तो निवेश आएगा तो पर व्यक्ति आय बढ़ेगी, सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी मार्केट में, तो ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब है कि सबकी जेब में ज़्यादा पैसा जाएगा। ये अभी की बात नहीं है, वो बोल रहे हैं कि लोक लुभावन बजट है। हाँ ठीक है, सरकारों को ये भी करना चाहिए, हर एक सरकार करती रही है, लेकिन सरकार ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। हाँ जी, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है बजट को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी को जिसकी फिक्र थी, जिसकी आशा थी, वही हुआ है। ये बजट दरअसल पूरी तरह से पैकेजिंग है। इस बजट के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, जितने यहाँ पर कस्टमर दिख रहे हैं, इनको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, रिबेट और टैक्स में कोई छूट नहीं है। आप देखिए कि 9,12,000 करोड़ का इन्होंने बजट दिया है। अभी ये कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है 1,08,144 रुपए बढ़ी है, तो कितनों को तुम फ्री में राशन दे रहे हो? उसके बाद आप ये बताइए कि जो इन्वेस्टर मीट थी, 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, वो भी भी कह रहे हैं गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। न जाने कितने सालों का गन्ना बकाया अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। चीनी मिलों की जर्जर हालत है, किसानों के पास एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी अभी तक नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखिए, समाजवादी वाले जो हमारे भाई हैं, विरोधियों के मुंह में इस बजट ने रसगुल्ला ठूस दिया है कि तुमको बुराई तो करनी है, मगर मिठास के साथ बुराई करो। 11,000 करोड़ का, सुनिए, 11,000 करोड़ का कृषि बजट इनको दिखाई नहीं दिया। इनको ये नहीं दिखाई दिया कि आज स्त्री सम्मान आंकड़ों पे क्या होता है जी, आंकड़े पब्लिक देख रही है। महिला सम्मान कहां से कहां पहुंच गया, महिला रोजगार कहां से कहां पहुंच गया। 92 लाख MSME ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, उसमें सिर्फ 82 लाख जो है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वहां तक जनता तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचेगा? तो आप जो फेक आंकड़े हैं, बताइए दिक्कत क्या है? वो बोल रहे हैं कि 82 लाख रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर MSP है, वो MSME कैसे? वो देखिए, दिक्कत मैं बताता हूँ, दिक्कत कहाँ है। अगर जो कोई ये बोल रहे हैं कि राशन क्यों दिया जा रहा है फ्री में, अगर जो इतने लोग बाहर आए हैं गरीबी रेखा से, मैं बता दूं राशन देने का मतलब क्या है। राशन इसलिए दिया जा रहा है कि जो लोग कमा रहे हैं, जिनकी पर व्यक्ति आय 1,08,000 या 1,20,000 या 1,30,000 है, तो उसकी जो आप राशन देते हैं तो आप उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि उसको अपना पैसा राशन पे खर्चा नहीं करना है। आयुष्मान योजना देते हैं आप किसी को जो वैलिड है, तो जब आयुष्मान योजना आप दे रहे हैं किसी को, तो उसको अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चा नहीं करना है। उसकी इकोनॉमी, जो उसकी जेब है, वो मजबूत होती जा रही है, पर्टिकुलर आदमी की या पर्टिकुलर परिवार की। ये समझने की बात है। जब सरकारें कोई योजना देती हैं, आप उसको फ्रीबीज की तरीके से मत देखिए, आप उसको ये देखिए कि गरीब लोगों को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। क्यों स्ट्रेंथन होंगे गरीब लोग? जब उनके पास पैसा, अगर जो वो बीमारी में लगा दें, वो जो उनकी इनकम है, तो वो एक तरीके से स्ट्रेंथन नहीं होते हैं। वो खाने पे पैसा खर्चा करें तो वो स्ट्रेंथन नहीं होते हैं। लेकिन अगर जो सरकार उनके खाने का इंतजाम करती है, बीमारी से लड़ने का इंतजाम करती है, तो उनकी जो पॉकेट में पैसा जा रहा है वो उस परिवार के अपलिफ्टमेंट में काम करता है। ये समझने वाली बात है, और इसको ऐसे ही समझिए। ये मत देखिए कि लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं तो राशन क्यों दे रहे हैं। राशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो स्ट्रांग होकर समाज में अपना योगदान निभा सकें। देखिए, राइट टू इक्वलिटी में राइट टू फूड आता है।
राइट टू हेल्थ आता है, ठीक है, आपका जीवन, आपको भोजन मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, ये अधिकार है हमारा, और सरकार उस अधिकार को पूर्ण कर रही है। जब आपको भोजन मिलेगा तो आप अपने बच्चे के पढ़ाई के ऊपर फोकस करोगे, आप और भी विकास करने की बात पर फोकस करोगे, और यही नीति के तहत सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य का क्या राइट होता है, हर आदमी को जो है स्वस्थ रहना है, उसका इलाज हो, इसके अधिकार है ही मिला हुआ, और अधिकार देना सरकार का काम है, सरकार इसीलिए आप बनती ये कह है। रहे हैं कि आपने हर शख्स को, हर वर्ग को छुआ है इस बजट के अंदर? छुआ ये क्यों नहीं नहीं मान रहे है, आपकी बात? छुआ नहीं है, उस ताले के कुंजी की तरह हैं जो छेद में घुसकर, चाबी की तरह हैं जो छेद में ताला घुस के, खोल दिया। यस, और खुल के। अरे पूजा जी, नहीं पूजा जी, मैं बहुत हैरत में हूं कि जो तर्क दिए जा रहे हैं वो बड़े हास्यास्पद हैं और झूठे तर्क हैं। आप ये बताएं कि जिनको आप राशन देते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? जिनको आप फ्री राशन देते हैं उसको बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इनके सारे तर्कों को हास्यास्पद बता सकता हूं, लेकिन आप देखिए, आपको तर्क के साथ मेरे डिबेट करिए ना, तर्क से तर्क को काटिए, हास्यास्पद मत बनाइए उसको। देखिए है क्या, इन्होंने बोला कि भाई राशन दिया जा रहा है, राशन देने पे जो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, राशन खरीदने पैसा खर्चा करते हैं, वो पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है? कहीं अच्छी जगह लग रहा होगा ना, बेटे की एजुकेशन में लग रहा होगा, बेटियों की पढ़ाई में लग रहा होगा ना। ये बोल रहे हैं स्ट्रेंथन करने का यही तरीका है राज्य का। अगर आपको वो हास्यास्पद लगता है, लेकिन हास्यास्पद ये बात है नहीं ना, हंसने की बात है। देखिए सरकार क्या काम करती है, सरकार गरीबों को स्ट्रेंथन करती है, कैपेक्स करती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बढ़ाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बढ़ता है, रोजगार निकलता है, रोजगार निकलने के साथ जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो निवेश आता है। वो निवेश कहां जाएगा? निवेश जब नया आता है तो नौकरी जनरेट करता है, वो नौकरी कौन लेगा? उस स्टेट के लोग लेंगे, और जब वो स्टेट के लोग नौकरी ले रहे हैं तो वो लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। जब लोगों की जेब में पैसा होता है ना तो पैसा खर्च भी करते हैं, और जब पैसा खर्च होकर मार्केट में जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ रही है, और लिक्विडिटी से क्या होता है, हर कोई उससे पैसा कमाता है। अगर जो मार्केट में पैसा ही ना हो, लोगों के पास पैसा ना हो खर्च करने के लिए, तो मार्केट में जो लोग हैं, जो छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं या जो अपने शॉप चला रहे हैं, उनके पास पैसा कहां से आएगा? नहीं, इनको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा देता हूं। इन्होंने अभी कहा कि लोगों की जेब में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी इकोनॉमिक्स का ये थ्योरी बता रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अगर पर कैपिटा इनकम इस सरकार में, ये 10वां बजट है, ये 9वां बजट है, और 11 साल से यूनियन गवर्नमेंट अपना बजट पेश करें, दोनों डबल इंजन की सरकार है। अगर तुम्हारी पर कैपिटा इनकम इस सरकार ने बढ़ाई है, सबकी यहाँ खड़े हैं सारे लोग, पूरे विश्व में 144वां नंबर है इस देश का पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा अब तक क्यों नहीं बढ़ी? दूसरी बात यह है, एजुकेशन में बच्चों का ड्रॉप आउट, लाखों बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, हजारों स्कूल बंद करने की बात हो रही है। जो अस्पतालों की पहले से कुछ इंप्रूव नहीं, अस्पतालों की बदहाली ड्रॉप आउट तो पहले के मुकाबले कम हुआ है ना। आयुष्मान भारत ड्रॉप आउट पहले के मुकाबले इस कम हुआ है। नहीं जो सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इस सरकार में आलोचना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कमियां निकालिए। जब इन्वेस्टमेंट आता है तब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम तब बढ़ती है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, आप बताएं कौन सा इन्वेस्टमेंट आया है? मतलब ये समाजवादी के हमारे मित्र को पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तभी ये खुल के कह रहे थे, सुनिए, तभी ये कह रहे खुल के कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हिंदुस्तान के अंदर ये तीसरा राज्य बनने जा रहा है जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। एक दिन में सूरत नहीं बदल जाती, और मुझे इस बात की खुशी है, ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार है जो महिला सुरक्षा के नाम पर कहा करती थी कि मुलायम सिंह कहा करते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, और आज वो इकोनॉमिक्स की पाठ पढ़ा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं योगी की देन है। जल्दी से मैं पब्लिक के पास आती हूँ। हाँ जी अंकल जी, बजट देखा यूपी वाला कि नहीं? बजट नहीं देखा आज नहीं मैं। देखा। हाँ। लेकिन बताओ जरा, योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है कि थोड़ी और जरूरत है काम करने की? नहीं बढ़िया काम कर रही है योगी सर, बहुत बढ़िया कर उत्तर रही है। प्रदेश का विकास हो रहा है, हालात कैसे हैं पूरा यूपी पूरा पूरा विकास हो रहा है। के? कैसे है जी यूपी के हालात? हम तो दिल्ली के हैं, लेकिन ठीक है। अरे नोएडा में ही खड़े हो, हाँ, आप उत्तर ठीक है, प्रदेश का ही ठीक है। कौन है? अच्छे नोएडा। अच्छे हैं, हैं? अच्छे हालात हैं। पहले से बहुत क्या बेहतर है। स्थिति नजर आती है यहाँ? डेवलपमेंट हुआ है, साफ सफाई हुई है, बहुत अच्छा है पहले से। कैसे हालात है जी यूपी? योगी जी गुडमैन योगी जी गुडमैन, क्या हालात है सर यूपी? बहुत अच्छे हैं। आप यहीं नोएडा सेक्टर 18 में देख लो ना, हालात यहीं दिख जाएंगे आपको चेंजेस। दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। सपा की सरकार में देख लो और आज की सरकार में देख लो, बहुत अंतर है। आज आपको लग रहा है योगी नीति ज्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर और है। ये तो इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं सपा मैम वाले, देखो, कह रहे हैं कमी- सरकार कहाँ काम कर पा रही है, हम नहीं किए थे सारे काम। मैम कमियां निकालना भी जरूरी है। अगर कमियां नहीं होंगी तो काम भी नहीं होगा। तो विपक्ष भी होना जरूरी है, तो उनका काम है, वो अच्छे से करें, हाँ, जाहिर वो अच्छे से है। करें। बढ़िया काम कर रहे हैं विपक्ष के तौर पर। नहीं, विपक्ष के तौर पे बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, पर ये है कि जो काम हुआ है उसको काउंट भी तो करो ना। हाँ, उसको खारिज मत कर दो कि ये हुआ ही नहीं है कुछ। हाँ, उसको सपा देखो। वालों के लिए कह रहे हैं कि भाई सब कुछ नकारो मत। हुदा जरीवाला भी आ गई है, ज्वाइन कर चुकी है हमें। हाँ जी हुदा जी, देखा आपने यूपी का बजट, कैसा लगा? See, obviously budget
ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है आगे जवाब और दीजिए उनका जो ना। थोड़ा बहुत मेंशन है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार को चाहिए कि अगर उन्होंने हमेशा की तरह वादे करे हैं, कम से कम इलेक्शन से 1 साल पहले उसको बजट का पूरा हिस्सा नहीं, कम से कम आधा कुछ हिस्सा तो लोगों के लिए वो इम्प्लीमेंट कर। दी एंड ऑफ द डे जिस पूजा, ये गलत बात है। अगर भरोसा नहीं जीता जाता तो इतने इतने अच्छे उससे योगी जी वापस नहीं कम बैक आते, बार बार आते हैं। और लोगों का ये हम आम जनता की तरफ से कहते हैं। आपने कहा महिला सुरक्षा की बात तो हम बहुत पहले से करते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले स्थिति बहुत सुधरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले तो पुरानी सरकारों में अगर आप थाने जाएं तो मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे, आम जनता की सुनवाई नहीं थी। आज हाथ जोड़ के उनकी रिपोर्टें तो दर्ज होती है। ये बहुत बड़ा पब्लिक के पास जाती हूँ। हाँ जी, सरकार मंशा पर खड़े नहीं उतर रही है, उतर पा रही है। आप कितने भी काम कर लो, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कितना भी बढ़िया काम कर लो, बॉस फिर भी कहेंगे आज तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है ना 100% नहीं रहा। तो ये बहुत तो- सारे पक्षी पार्टी के तो लोग ये मैम- कह रहे हैं क्या? तो मैम जो कह रही बॉस तो है, जनता है ना, तो कहता बॉस हूं, जनता की नजर में क्या है? जनता की नज़र में ठीक है, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। जो लागू हुआ है उसको कागज पे नहीं होना चाहिए, जमीनी धरातल पे आना चाहिए कि जो जनता तो सरकार पे भरोसा है नहीं? भरोसा है तभी तो सरकार को ला रही है। भरोसा है नहीं है। हुड्डा जी कह रही है कि जनता को भरोसा नहीं है, एतबार है क्या? भरोसा है तभी तो है। और किसी पार्टी पर भी भरोसा है उतना इतना जितना आपको लग रहा है कि योगी सरकार पर है? योगी सरकार ही करेंगे, मोदी सरकार करेंगे। कितना भरोसा है सर योगी सरकार पर? पूरा भरोसा है, योगी जी ही करेंगे, उन्हीं से विपक्षी उम्मीद पार्टी है। वाले कह रहे हैं कि पब्लिक की बात नहीं सुन रहे हैं योगी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले देखो समाजवादी या कोई और सरकार थी, हमने खुद देखा है कि जो पुलिस गिरफ्तार करके भी लोगों को लाते थे और उनके नेता आते थे थाने से हाथ पकड़ के, और जो अपराधी होते थे उनको उठा के लेके चले जाते थे, कहते थे इसको कैसे गिरफ्तार कर सकते हो आप। तो कानून के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता सुन ले, कह रहे हैं कि पहले नेता थाने से हाथ पकड़ के ले जाते थे, अब अपराधी जेल में होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता था। और अभी का अपराधी सबको एनकाउंटर होता है सीधा डायरेक्ट। अच्छा, अब अपराधी का एनकाउंटर होता है, तो बढ़िया काम कौन कर रहा है अभी? बढ़िया जो चलाएंगे उसको फिर चाहेंगे, तो अभी किसको चाहेंगे फिर से? फिर आएंगे जोगी। योगी आएंगे फिर। हाँ जी अंकल जी, कौन कर रहा है बढ़िया काम? सही है, मैं कुछ ना बोलूंगा। हाँ, कौन कर रहा है बढ़िया काम जी? देखो, जो जिस टाइम पे है उसे बेस्ट करना चाहिए। प्रदेश की बागडोर रहती है, आपके ऊपर पूरा राजस्व रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि आम लोगों को मद्देनजर रख के ध्यान में काम करना चाहिए। तो अभी काम हो रहा है या नहीं? किसानों की खुशहाली हो, आम आदमी को रोजगार मिले, और खास करके शिक्षा और हेल्थ पे काम करना चाहिए, तभी प्रदेश बढ़ेगा, चाहे अखिलेश की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ तो की। अभी काम हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ज्यादातर। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्कूल और हॉस्पिटल सारे तो नेताओं के ही हैं। आप देखो फीस कितनी बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। स्कीमें बंद होनी चाहिए, जो भी आए योजना वो डायरेक्ट पब्लिक के अकाउंट में जाए, तो तब DBT मिल तो चल सकती रहा है। है सर ऑलरेडी। कहाँ मिल रहा है मैम, कितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिन जिन के लिए योजना है मिल ही रहा मैं है। तो कह रहा हूँ सारी योजनाएं बंद हो जाएं। ये कह रहे हैं कि सर सारा पैसा अकाउंट में दे दो, ये आयुष्मान योजना सरकार देगी पैसा, ये नहीं सीधा देखिए, पैसा अकाउंट। अभी सरकार 2 पॉइंट में लेता हूँ। एक, इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की है, ये आज इनको जानकारी दे देना चाहता हूँ। जो स्कूल में आप कपड़े देते हो ना, जो कपड़े जूते देते हो, वो भी डीबीटी मतलब उस स्तर तक आने लग गया, मेरा ये कहना है। सारा वजीफा एकदम हाँ, डायरेक्ट अकाउंट में जाने लगा और लोग उसका सीधा लाभान्वित हो रहे। अब उनका दूसरा सवाल था, कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए लोक लुभावन बातें देखिए हैं। ये देश है, 140 करोड़ का देश है, इतना बड़ा देश है, इसमें कहीं न कहीं चुनाव होते रहता, होते रहेगा। चुनाव को बजट से कोई लेना देना नहीं है। बजट होता है, मैंने आपको जैसे बताया, कहीं के डेवलपमेंट का एक अपना स्ट्रक्चर है, वो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। अब जैसे सर ने आयुष्मान के बारे में बोला, ये तो सही है, मैं इनकी बात को स्वीकारता हूँ। जब आप कोई चीज बहुत बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके साथ साथ ना, जैसे आपका ये सिग्नल जा रहा है ना, तो गुड सिग्नल के साथ बैड सिग्नल भी जाएगा, तो उसके साथ भ्रष्टाचार भी चल पड़ता है। जब भ्रष्टाचार चल पड़ता है तो उसका लाभ हॉस्पिटल लेने की कोशिश करते हैं। सरकार उसको फिल्टर करने का एक कोशिश बार कर रहा है, जिससे कि उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी हुड्डा जरीवाला क्यों कह रही है कि सरकार की मंशा नहीं है लोगों के हित में काम करने की? नहीं, तो कह रही है काम ही नहीं कर रही सरकार। मेरी ये सुनो, मेरी इस मैडम के साथ बहुत बार डिबेट हुआ है, और ये सरकार के विरोध करने के लिए जानी जाती है। अगर ये विरोध नहीं करेंगी तो जैसे कहते हैं ना, मीठे पानी का मिठास सब खत्म हो जाएगा, अगर उसमें मीठापन नहीं होगा।
तो उनका देखिए, उनका काम है विरोध करना। अगर वो जिस दिन तारीफ कर, सुनिए, अगर वो जिस दिन तारीफ कर दी, समझ लो इस देश के अंदर सतयुग आ गया। आप ये बताइए ना कि हम सच्चाई की जो सरकार की सच्चाई है वो जागरूक करते हैं, आपको उससे आपत्ति क्यों है? आप जवाब दे दीजिए। ऑपोजिशन तो होता है जवाब मांगने के लिए। नहीं हो, देखिए बिल्कुल ऑपोजिशन है, हम ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जोड़िए, आप किस पार्टी से हैं? डज इट मैटर? डज इट मैटर? मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी रही हूँ, मैं ऑपोजिशन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ हूँ। देखिए, अब इनकी गलती नहीं है, सुनिए, अब आपकी गलती है कि आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये बोल दिया कि ये यहाँ पर जो है हम, मतलब भाई साहब रही हूँ, बट मेरी जो इंडिया अलायंस के साथ लॉयल्टी है वो आज भी कायम है। और सवाल मेरा नहीं है, आई एम नॉट द टॉपिक ऑफ द डिबेट। द टॉपिक इज के बजट में आपकी जो डिस्क्रिपेंसीज है वो क्यों होती है। इस साल भी आपने एजुकेशन पे जो बजट है वो एक अच्छा खासा इंक्रीज करके 13% इंक्रीज करा है, बट यूपी एजुकेशन में 29 स्टेट है इन ऑल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। वुमेन सेफ्टी की बात कर ले, नेशनल क्राइम्स ब्यूरो के आप आंकड़े उठा के देख ले, कहीं पे भी वुमेन सुरक्षित नहीं है। इनको बता दे, सुनिए, इनको बता देना चाहता हूं कि अब ऑनलाइन एफआईआर अगर बोलना चाहती है ना ये क्राइम का, तो आज बता देता हूं। पहले अगर 10 घटनाएं होती थी तो एक एफआईआर हुआ करता था, वो भी नहीं होता था। और आज अगर 10 घटनाएं हो रही है, सुनिए मैडम एक मिनट, आज सुनिए, आज अगर 10 घटना हो रही है तो 10 एफआईआर हो रहा है, 9 के ऊपर जरूर कार्रवाई तुरंत हो रही है। मेरी बात सुनिए, ये अपने सेटअप, ये क्या कर रही है, ये नंबर ऑफ एफआईआर गिन के कर रही है कि क्राइम बढ़ गया। नहीं, जो क्राइम हुआ उसमें ऑनेस्टी बढ़ गया। देखिए, ये इन्होंने क्राइम की बात की, एनसीआरबी का डेटा है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया यूपी ने। ये जाके पढ़ लें, पढ़ के आएंगे, पढ़ निकालिए, मोबाइल है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके पास मोबाइल है, हाँ निकालिए, है ना। जिस प्रदेश में 17 अपहरण हुए हों तो उसका नेशनल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये बोल रही हैं कि भाई यूपी ने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ यूपी बीमारू राज्य होता था, बीमारू से बाहर निकल के आया है यूपी। आप एजुकेशन में रैंकिंग दे सकती हैं यूपी को, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट में भी बताना पड़ेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे नंबर पे है ना। रुक जाइए, है ना, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। आज उत्तर प्रदेश के बजट की बात कर रहे हैं, है ना। अब उन्होंने बोला था पर कैपिटा इनकम पे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला था पर कैपिटा इनकम पे 2015-16-17 में 56,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,30,000 है पर कैपिटा इनकम, दोगुने का फर्क पड़ा है ना। अब रुक जाइए, बात एजुकेशन की, नए यूनिवर्सिटीज बनी है यूपी में। अच्छा, जॉब क्रिएशन पे बात कर लेते हैं। इसी नोएडा, आप नोएडा में रह रही हैं, अरे मैं सबका जवाब दूंगा, आप पूछते, आप बताती रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। देखिए, आप झूठ बोलते रहिए, हम आपके झूठ को सुनिए, मैंने बोला हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं कर रहा हूं दावा कि यूपी ने सबसे अच्छा एनसीआरबी के डेटा में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। आपके पास मोबाइल है, जनता ये रही, निकाल के देख लीजिए, इसमें कोई वही नहीं है। बावजूद उसके नहीं, झूठ आप बोल रही हैं। बजट में जैसे मैंने बोला, अगर जो सरकार खर्चा करती है तो सरकार जब रोजगार जनरेट होते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है, साइंस नहीं है। जब कोई भी पैसा खर्चा करेगा, रोजगार जनरेट होते हैं। सरकार अगर जो 9,12,000 करोड़ का बजट दे रही है, खर्चा करेगी, उसको तो होंगे ना। पिछले साल का बता दे कितने। लेकिन जब आप आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता थी ना, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने तब क्या कहा था, हमारे पास पैसा है इसलिए हम बांट रहे हैं, कहा था ना। तो अब अगर ये लोग लेकर आते हैं इतना बड़ा बजट, तो इनके पास पैसा होगा ना। केजरीवाल जी का एजुकेशन मॉडल की आप बात कर ले, मोहल्ला क्लिनिक जो बीजेपी के आते ही बंद हो गए, अरविंद केजरीवाल जी, मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं हुए। मोहल्ला क्लिनिक में सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक पे के नाम पर जिस हिसाब से किराया दिया जाता था और जिस हिसाब से लूट मचा हुआ, एक बार सुनिए, नहीं देखिए, इस देश के लिए मोहल्ला क्लिनिक पे बात कर लेते हैं। इस देश के लिए नेशनल शेम थी मोहल्ला क्लिनिक कि इस देश की राजधानी में आप मोहल्ला क्लिनिक जैसी रोजगार देते हैं, जहां की पर कैपिटा इनकम, जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम देश में नंबर 1 पे थी, आप उसमें क्या मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजना दे रहे हैं। इस देश के लिए नेशनल शेम था मोहल्ला क्लिनिक, है ना। और न्यूयॉर्क मोहल्ला क्लिनिक तो अभी भी चल रही है ना, बस नाम बदल के अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी भी राज्य के, देश की राजधानी के लिए, मुंबई
सफाई के लिए, या आप जो मेट्रो सिटीज है उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाएं किसी भी देश के लिए नेशनल सेम बन जाएंगी, क्योंकि आप बस क्या है टैबलेट पकड़ा दे रहे हैं, है ना, आप हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर मोहल्ले में एक क्लिनिक है तो उसको हम नेशनल शेम की बात क्यों कर सकते हैं? हम आसपास में अगर सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे तो उसमें दिक्कत पूजा जी, ये हेल्थ मॉडल नहीं है कि आप वहाँ ऐसे ही किसी कंपाउंडर को बिठा देंगे, ये हेल्थ मॉडल नहीं है। अगर वहाँ पर डॉक्टर्स हो, लेकिन मैंने जितना जाना काफी डॉक्टर्स अच्छे भी थे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, या बाद में उसकी स्थिति क्या हुई वो एक अलग। पूजा जी देखिए, मैं बता रहा हूँ, किसी भी राज्य की राजधानी, देश की राजधानी के लिए मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं देना क्यों, इसका मतलब यह है कि आप हेल्थ सुविधाएं अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आपने अल्टरनेटिव तलाशा है एक, जो मोहल्ला क्लिनिक नाम की योजना थी। वो अगर जो जिस राज्य के पास इतना बजट है, जिसकी पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है, जहां टैक्स इतना रेवेन्यू है जिस राज्य में, उस राज्य में मोहल्ला क्लिनिक जैसी घटिया योजना लेके आएंगे और आप उसकी तारीफ करती घूमेंगी, बोलेंगी अरे जिस राज्य की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है आप उसको राज्य को गरीब कैसे कह पूजा सकते जी, हैं? यूपी के बजट पे आइए, विरोध और समर्थन से इतर मैं कहना चाहता हूं, उधर बातचीत हो रही थी, ये मैं कह रहा हूं 100% बजट चुनाव को देख करके लाया जाता है, और केवल बीजेपी नहीं करती है, हर पार्टी करती है, और इस देश में ये रवायत सी बनी हुई है। मैं कह रहा हूं कि घोषणाएं ये पिछले 10 वर्ष से हो रही हैं और बहुत अच्छा बजट है। एक बात से मैं इनसे सहमत हूं कि ऑन पेपर बहुत अच्छा बजट है। मैंने बातचीत की शुरुआत में कहा कि बजट की तारीफ की मैंने, लेकिन इसका क्रियान्वयन 1 साल बाद आप देख लीजिएगा। देखिए, 2 बात ध्यान रखिएगा, अब वक्त आ गया, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे रिसर्च एयर स्पेस का। एक मिनट सुनना ना, आप एक बात नहीं, एक मैं बीच में नहीं बोला, मैं आप आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ये वक्त वैसे ही आ गया है जैसे यूपी नहीं पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट हो गई है, ऐसे ही वक्त की मांग कह करके और प्राइवेट करा दीजिए। और एक बड़ा वर्ग इस देश का 40% आबादी जो है एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से वंचित रहे। अब मैं बोल लूं, कहां से अब मैं बोल लूं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के अंदर अगर आता है, एजुकेशन में आता हो या हायर एजुकेशन में आता हो या स्वास्थ्य में आता हो, वो देश के लिए बुरा साइन नहीं है। प्राइवेट एजुकेशन में अगर एयर स्पेस में भी आता हो तो उसमें कोई बुरा साइन नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में, भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार की अपनी योजनाएं फेल हो गई, नहीं। हम ये कहेंगे कि सरकार की एजुकेशन पॉलिसी शायद इतनी अच्छी रही होगी कि हर चौथा व्यक्ति प्राइवेट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर चौथा व्यक्ति यूनिवर्सिटी बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हॉस्पिटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये भी एक हिस्सा है। और रही बात, इसको फेल्योर नहीं कहा जाता है, इसको डेवलपमेंट का एक अलग परख है ये। अब रही बात सरकार की अपनी योजना है, एक मिनट अभी कोई बोलिए नहीं, एक बार बोलिए। अगर डेवलपमेंट की परख है तो फिर सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेज में बच्चे क्यों ना जाएं? मैडम एक मिनट नहीं, थैंक यू नहीं, ये मैडम थैंक यू बोल रही हैं। आज यहाँ जो लोग हैं और इनसे मैं पूछता हूँ, क्या ये अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएंगी? पूछिए इनसे, नहीं कराएंगे। क्या ये सरकारी इलाज में करने में जाएंगे? अरे मेरी पत्नी तो सरकारी स्कूल में टीचर है, मेरी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है, यही उत्तर प्रदेश में है। बच्चे सेंट्रल स्कूल में है, अरे सेंट्रल स्कूल कौन सा होता है भाई? आप बताइए, केंद्रीय विद्यालय क्या होता है? तो केंद्रीय विद्यालय जी, केंद्रीय विद्यालय में भी हूँ, दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में है केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, यहीं पर है। ये कोई लॉजिक नहीं है। इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर मॉल में हो सकता है तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिफेंस में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कृषि में भी हो सकता है। ये 11,000 देखिए, एग्रीकल्चर सुनिए, एग्रीकल्चर में अगर इन्वेस्टमेंट लाया गया, 11,000 करोड़ का बजट दिया गया और कहा गया। सर किसानों को क्या दिया? ये पूछ रहे हैं किसानों को क्या दिया? आपने डीबीटी गन्ना की क्या कीमत का आपने चुका? आज मैडम सुनिए, समाजवादी भाई साहब बैठे हुए हैं, पता है उसके प्रवक्ता महोदय हैं। एक बार सुनिए, समाजवादी के सरकार में 32 लाख करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का बाकी था और आज के डेट में पिछले 6 साल से एक भी किसान का 1 रुपया बकाया नहीं, रेगुलर भुगतान हो रहा है। पब्लिक के पास जाऊंगी मैं। यूपी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हालात हैं यूपी? मुझे आइडिया नहीं यहाँ के बारे में। नहीं है? कहाँ के बारे में आइडिया है? कोलकाता के बारे में, बंगाल। कोलकाता का क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है वहाँ का, अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी काम कर रही है दीदी। हाँ जी, क्या हाल है सर यूपी के? यूपी में कैसा काम चल रहा है? यूपी में तो योगी सरकार है, ये बढ़िया काम कर रही है। देखा आज का यूपी वाला? मैंने नहीं देखा अभी। हाँ, उम्मीद क्या लगती है कि क्या होगा? उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही किया होगा। कितना भरोसा? कैसा काम करती है सर योगी सरकार? योगी सरकार अच्छा काम कर रही है वैसे। तो सपा का नहीं है अच्छा काम? नहीं, सपा का भी काम अच्छा था। और अभी कौन ज्यादा बेहतर काम कर रहा है? अभी तो बीजेपी ही कर रही है। दोबारा किसको लाना चाहेंगे? बीजेपी ही आएगी।
दोबारा किसको लाना चाहेंगे जी? योगी को। क्या अच्छा लगता है ऐसा योगी सरकार योगी में विपक्ष वाले तो कह रहे हैं जनता के हित की बात नहीं सुन पा रही सरकार। नहीं, योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या लगता है क्या बढ़िया काम कर रही है जनता के लिए? क्योंकि बहुत अच्छा है, रोडे देख लो आज की डेट पर सबसे अच्छी है, महिला क्राइम सुरक्षा मिला? महिला सुरक्षा बहुत बढ़िया है, एजुकेशन के हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, रोड्स के हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोचती है वो public? बहुत बढ़िया, वो भी सही चल रहा है। क्या है जी इन्वेस्टमेंट का हाल क्या है? कहाँ से हो? यूपी से ही है, यूपी से ही हैं तो कौन बढ़िया काम कर रहा है यूपी में? अभी तो योगी जी ही चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं, क्या चला रहे हैं आप उनको? तो सभी जनता चला रही तो हम भी चला रहे हैं, तो योगी जी पसंद है? वो तो पसंद ही है सबको ही। क्या अच्छा लगता है उनकी सरकार में? सबसे बढ़िया उनका सरकार में ये है कि सब जो ये लूट मार चल रही थी अखिलेश जी की सरकार में, चोरी डकैती चल रही थी गांव घरों में, बढ़ावा दिया जा रहा था, एक समाज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बराबर सबको मान्यता है। अच्छा। दूसरी जाति भेदभाव सबको बुला रहे बराबर में, और बाकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बच्चों की? पढ़ाई लिखाई भी अभी ठीक ही चल रही है। हाँ जी, क्या हाल है? सब सही पढ़ाई लिखाई, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज, शिक्षा, चिकित्सा सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया चल इलाज विलाज सही हो पा रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हो रहा पाए। बाबा कहाँ से हो? मैं यूपी का ही हूँ। यूपी के ही हो? क्या हालात हैं यूपी के? यूपी के बढ़िया हाल है, शिक्षा चिकित्सा का हाल क्या है? स्कूल में एजुकेशन मिल रही है ठीक से? सब चीज में चल रही है। चल रही है बढ़िया हाँ, है? सब कामों में सच्चिया चल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी मिल रही? इलाज विलाज मिल रहा है कि नहीं? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। काम धंधा, काम धंधा भी मिल रहा है गरीब। कानून का क्या हाल है? व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था कानून में व्यवस्था बढ़िया है। सब बढ़िया चल रहा है एकदम बढ़- चंगा सी। हाँ, बढ़िया है। हाँ, क्या क्या क्या, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? राम राज्य हो रहा है। राम राज्य हो रहा है? हाँ जी, राम राज्य हो रहा है। जी मैम, जरूर हो रहा है राम राज्य। क्या उम्मीद थी अंकल आज के लिए? बजट अच्छा आएगा, अच्छा आया है और क्या। अच्छा आया है बच्चा? हाँ अच्छा है, हाँ। शिक्षा चिकित्सा का हाल क्या है यूपी में? वो कह रहे हैं विपक्ष वाले की स्कूल विपक्ष वाले बोलेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है। इलाज विलाज कराते हो सरकारी एक अस्पताल में? हाँ कराते हैं, मिल जाता है? फर्स्ट क्लास, डॉक्टर हैं टाइम पे? एकदम टाइम, दवाइयाँ मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है, इंजेक्शन भी मिल जाते हैं? बिल्कुल। बिस्तर बिस्तर बेड एक वेड? बात बताओ, बीटेक उटेक सब कहाँ कराते हैं? गवर्नमेंट में ही तो कराते हैं। अच्छा, तो बच्चे सरकारी में पढ़े हैं? हाँ नौकरी वोकरी मिल गई? हाँ। क्या बात है। हाथ रख के ईमानदारी से एक बात बताना, पिछली बार आपने इतना प्रचार किया, जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? देखिए वो तो उससे पिछली बार भी आपके सत्ता से जाने की वजह देखिए, क्या अरे भाई हम तो चारों तरफ से हमले झेल रहे हैं ना। एक बात बताइए, नहीं, अब बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर और जो वोटों की लूट हुई है, इस जनमत की जो लूट हुई है, तो जितनी सीट आपको मिली फिर उसमें वो चुनाव आयोग ने कैसे काम कर दिया आपके फेवर में? देखिए जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में अब की बार एकजुट है और ये इनका अंतिम बजट है। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और 2024 में इसका अपने तो आप क्या करेंगे? राशन वाशन देंगे कि नहीं देंगे? राशन क्यों नहीं देंगे? भगवान श्री राम का हमारे पास आशीर्वाद है। भगवान एक सेकंड, क्या? मना किया था इन्होंने कि राशन नहीं दे रहे, अभी मना करके गए थे ये, अभी थोड़ी देर पहले मना किया था इन्होंने। मैडम देखिए, अगर दो चीज तो मतलब धरातल पे नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे तो सरकार को लेना पड़े एक्शन, करना, काम करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य इतना ही बढ़िया होता तो बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े एमएलए कहीं वेदांता में या फोर्टिस में या मैक्स में इलाज नहीं कराते। अगर बढ़िया तो सब एम्स में होते हैं। एम्स में आम पब्लिक का कितना इलाज होता है एम्स में? अगर आज नंबर लगाएंगे तो 6 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद नंबर आएगा। कि जो शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो बोला उनकी बात में सत्यता है कि जो मतलब प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है कॉलेज का, आज कोई भी बच्चा, हमारे अगर भाई चाहेगा कि मैं ITI करवा दूं, सरकारी से नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। प्राइवेट नहीं हो पाएगा। प्राइवेट में कहाँ हो पाएगा मैम? 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हम कहाँ देंगे? IIT की बात हाँ, अगर पर IIT पे कहाँ प्राइवेटाइजेशन है? क्यों? अगर ITI कह रहे हैं तो भी ITI भी सरकारी संस्था है। IIT की बात कर IIT, रहे हैं। अगर IIT मान लो हम करना चाहें, अगर प्राइवेट से अगर कराना चाहेंगे, प्राइवेट ये चलो कोई बात नहीं, इनका भावना समझो, IIT सरकारी है उसमें टेंशन मत लो। इनका भावना ये कहना है कि अभी हमको एक ये ना, नहीं, सर निजीकरण पे बात करें, कह रहे कि इतना निजीकरण क्यों बढ़ रहा है तेजी से? देखिए निजीकरण जब विकास होगा ना, और जब आप देखो, आपके पास संविधान में ऐसा कोई धारा नहीं है जो आप कहोगे जी कपड़ा बनाने में तो आप निजीकरण करो, लेकिन स्वास्थ्य में निजीकरण नहीं करो, शिक्षा में निजीकरण नहीं करो। चॉइस इज योर्स। अगर कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा हो, अगर कोई गवर्नमेंट, जैसे वसुंधरा में भी एम्स नया खुल रहा है, सेटेलाइट हॉस्पिटल खुल रहा है ये अपने इंदिरापुरम के बगल में, तो और बगल में यशोदा भी खुला है, प्राइवेट भी खुला है। तो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन गवर्नमेंट ला के देती है, आपको जहां सूट करे वैसे काम करो।
एक सिंपल है। लेकिन आप निवेश को रोक नहीं सकते, नहीं कह सकते कि आप शिक्षा विभाग में निवेश मत करो। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर अगर सरकारी अस्पतालों में A1 होंगी तो लोग क्यों जाएंगे पैसा खर्च करने? यही कारण है कि 14 सैटेलाइट एम्स बनाए गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्स से जोड़ा जाने लगा। देखिए सरकार हर संभव प्रयास हर क्षेत्र में कर रही है। बोलूंगी, अभी इन्होंने साहब ने बोला कि एम्स खुल रहा है वसुंधरा, कितने सालों से खुल रहा है, कागजों पे चल रहा है, फाइनली अभी जाके हो गया, उसको बनने में 5 साल लगेंगे। यशोदा बन के 1 साल में खड़ा हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी आए, योगी जी आए, और वो बहुत बड़ी भेड़चाल में बड़ी जोर शोर से चल रहा है, पेशेंट्स को पैसे लिए जा रहे हैं। बात हो रही थी चर्चा के इस बजट में, उसका बजट भी पास हो गया। कितने साल से संजय जी इस पर बहस हो रही है? आम चर्चा करें, अगर आम पब्लिक की चर्चा करें तो कोई मुद्दों पे सालों साल गुजर जाते हैं। आप यशोदा की बात कर रहे हैं, यशोदा में घुसते ही अगर जाए मजबूरी में, जिस व्यक्ति का पीड़ित बीमार होता है वो मजबूरी में जाता, भी एम्स 5 साल तक हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक। सरकारी हॉस्पिटलों में जाए, डॉक्टर टाइम से उठ जाते, नहीं दिखते दूर दूर तक। वसुंधरा के आसपास आप बात कर रहे हैं, इंदिरापुरम की बात कर रहे हैं, कहाँ है सरकारी हॉस्पिटल? बताएं। मैडम को अभी मैं अपने साथ गाड़ी में ले चलूंगा और बता दूंगा। सुनो, जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठता है ना, आपको जानकारी नहीं है कि आपके इंदिरापुरम के अंदर 6 लोकल डिस्पेंसरी जो गवर्नमेंट डॉक्टर बैठते हैं वो अभी पिछले 2 साल से 3 साल से चल रहा है। आपके वसुंधरा के अंदर, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपके वसुंधरा के अंदर 5 जो डिस्पेंसरी हैं, वो भी अच्छे लेवल के डिस्पेंसरी, जहाँ चीर फाड़ छोड़ के सब कुछ होता है, ये आपके यहाँ खुला है। मेरी बात सुनो, हाँ नहीं सुनिए, खांसी जुकाम भी रोग होता है, सुनिए, उसके रोग होता है। हम जो कर रहे हैं हम उसकी चर्चा नहीं करते। हार्ट अटैक आ जाए, किसी को इस तरह कोई ऐसा न्यूरो प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसके लिए कहाँ जाएंगे? डिस्पेंसरी में। वो एक लक्ष्य है, ये ठीक कह रही हैं। अभी सैटेलाइट सेंटर एम्स के खुल रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और बड़ा इस लेवल पर किया जा रहा है कि हम बड़े रोगों से लड़ सके, और हमें वो लक्ष्य को पाना है। आप योगी जी से 1 साल के अंदर संपूर्ण परिवर्तन, सुनिए, 9 साल से योगी जी की सरकारें, 9 साल से आदित्यनाथ जी की सरकारें, पिछले साल 50% से भी ज्यादा बजट यूज नहीं हुआ था। ये एकदम निहायत गलत बोल रही हैं। मैं आपको सुनिए निहायत गलत, सुनिए, सेवार्थ छोड़ दीजिए, 90% से सुनिए, अरे 1 मिनट मैडम फेलियर छोड़िए, आप पढ़िए नेशनल फेलियर। जितने बजट पिछली बार पास हुए, सुनिए, जितने प्रोजेक्ट चालू हुए हैं, हाँ, अब इनका ये कहना है कि वो प्रोजेक्ट जो है बनकर तैयार नहीं हो पाए, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा चीज 5 साल 7 साल तक लगता है टाइम। इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होना चाहिए, और इस देश में इसकी स्कीम नहीं है। वेलफेयरेबल राष्ट्र क्यों है ये? क्या इनको पता होगा कि नीट के अंदर कितने सीट बढ़ाए गए, कितने मेडिकल कॉलेज बढ़े गए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके मेडिकल कॉलेज को जो पहले, देखिए 3 चीज़ है, हमारे पास पहले सरकारी अस्पताल होता था जो बहुत बड़े एरिया में फैला होता था और बहुत कम लोग उसका उपयोग करते थे। आज उसी अस्पताल को अपग्रेड भी किया गया और वहीं पर मेडिकल कॉलेज भी खोला गया। नहीं, देखिए 9,12,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं कर पाएगी। एक हॉस्पिटल बनने में 4 साल लगता है, सुनिए 3 साल लगता है, 1 साल, सुनिए 1 साल के अंदर कोई प्रोजेक्ट तैयार, सुनिए प्राइवेट हॉस्पिटल मल्टी, जिसका द्रौपदी मुर्मू जी का तब घोषणा क्यों किया कि 1 वर्ष में इतना खर्च? अरे भाई 1 वर्ष दिए, हम बजट एलोकेट करते हैं, सुनिए 1 साल के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता। कैसे? आज के लिए इतना ही। सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब आज की चर्चा में पब्लिक के ऊपर छोड़े जाते हैं, पब्लिक तय करे कि आज का बजट यूपी की जनता के लिए कितना अच्छा है, कितना बेहतर है और उनकी जिंदगी को कितना बेहतर कर पाएगा।